अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपके लिए आज जो है वो नए नावल का आगाज़ करने जा रही हूँ। और इससे पहले बात करेंगे उन फरमाइशों की जो पूरी नहीं की जा सकती। तो सबसे पहले है, सैफुल्लाह ने रिक्वेस्ट की है कहानी की दासी ढोलन यार्दी बाय फ़ायज़ इफ्तिखार। ये काफ़ी तवील नावल है लेकिन मैं इसे शेयर नहीं कर रही क्योंकि मुझे इसकी कहानी का एंड जो है वो अच्छा नहीं लगा। हो सकता है कहानी अच्छी हो, मैं इसे थोड़ा सा रीड करने के बाद तो मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि इसे शेयर करना चाहिए या नहीं। अलबत्ता इसका एंड देखकर जो है वो मैं यही फ़ैसला कर पाई हूँ कि इसे शेयर ना करूँ। अगर मैं इसे शेयर करूँगी भी तो मुझे इसके लिए इसे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ताकि अंदाज़ा हो कि कहानी अच्छी है या नहीं। ना हैप्पी है ना सैड है। इसको एक फ़र्द इसमें जो है वो लाजमी तौर पर दुखी होगा और दूसरा जो है वो खुश होगा। तो कोई भी दुखी हो तो ये अच्छा नहीं लगता। और मैंने इस बात को नोटिस किया है कि ऐसी कहानियाँ, ऐसे नावल जो तवील बेशक हों लेकिन उनका एंड अच्छा ना हो तो वो किसी भी चैनल पर मौजूद नहीं होते। और जो नावल्स अच्छे होते हैं, हैप्पी एंडिंग होती है, वो ढेर सारे चैनल्स पर मौजूद होते हैं। बजाय इसके कि कोई ये नहीं देखता कि पहले से अपलोड है तो चलो हम अपलोड ना करें। नहीं, वो फिर भी शेयर करते हैं क्योंकि वो कहानी अच्छी होती है। तो खैर फिर भी इसको मैं अभी पेंडिंग में रखूँगी, लेकिन अभी मैं मतलब डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ शेयर करूँ या नहीं करूँ, दोबारा देखूँगी बहरहाल। और नबील अंसारी ने फरमाइश की लुबना गज़ल का अब जी लगाना क्या, ये अपलोडेड है। और नबील अंसारी ने फरमाइश की निगहत अब्दुल्ला का दस्तक तो दो, ये भी अपलोडेड है। और सहर इकराम ने फरमाइश की निगहत सीमा का नावल है माल मलूक, तो ये अभी जारी है, जो कंप्लीट हो जाए वो नावल बताया करें ना, जो अभी अधूरे मुकम्मल नहीं हुए उसे कैसे शेयर करूं। ये नावल महीने में एक बार आता है, मैं महीने में नावल मुकम्मल कर देती हूं, तो फिर हम महीना भर बैठकर इंतज़ार करते रहें कि कब इसकी एपिसोड आएगी और कब शेयर किया जाएगा। तो जनाब मुकम्मल हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर मैं जो है इसको रीड करूँगी आगे। और इसके अलावा जनाब फरमाइश की गई है नावल की परदेस की सुमेरा हमीद का, तो फ़ातिमा नदीम ने फरमाइश की है। तो ये नावल भी अपलोड हो चुका है उस पर यूट्यूब पर, आप इसको जो है वो सर्च कर लें। फिर ये नाम तो नहीं मालूम इनका क्या लिखा हुआ है, मिशन एक्स लिखा हुआ है, नाम तो नहीं लिखा हुआ इन्होंने। तो इन्होंने फरमाइश की है कासा दिल बाय बुशरा सियाल। ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये भी अभी जारी है। ये नए नावल हैं जो अभी सिर्फ शुरू हुए हैं, मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह इन्हें जो है मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। और इसके अलावा जनाब फरमाइश की गई है रिफ़त सिराज का नावल शाहकार की, ये मैंने अभी नहीं देखा है। और इसकी फ़ाइल जो है ना वो मुझे जो मिली थी वो बहुत पुरानी थी और उसमें पेज जो है ना वो साइड में कटे होते हैं। ऐसे नावल को रीड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर इबारत में हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि यहाँ क्या लफ्ज़ होगा। वो लफ्ज़ कटिंग में होते हैं, मिटे हुए होते हैं, बहुत पुरानी वो बुक्स होती हैं या उनकी तस्वीरें सही से नहीं ली होती, तो वो PDF फ़ाइल में अक्सर में तो पेज भी मिसिंग होते हैं। मैं मतलब मुझे पूरा पूरा घंटा लग गया अक्सर कि पेज दरमियान से मिसिंग होते हैं PDF फ़ाइल में। फिर मैं उन्हें सर्च करने बैठ जाती हूँ तो वो रिकॉर्डिंग जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है उसकी। तो ये बहुत पुरानी फ़ाइल मुझे मिली थी तो उसमें जो है वो कटिंग बहुत ज़्यादा हुई थी, तो मैंने इसलिए उसको जो है अभी पेंडिंग में रखा है। इसके अलावा फरमाइश की है क्या नाम है ये, बिस्मिल्लाह बरेली एकेडमी, हाँ जी, इन्होंने कहा है कि सुलगती मोहब्बत बाय एमल रज़ा। ये एमल रज़ा नहीं है, ये एमन रज़ा हैं, इनका अपना यूट्यूब चैनल है और उस पर मुझे नहीं मालूम ये ख़ुद रीडिंग करती हैं या किसी से करवाती हैं। इनका अपना यूट्यूब चैनल है और ये अपने नावल वहाँ पर ख़ुद शेयर करती हैं। तो आप बिल्कुल इसकी उम्मीद मत रखें कि ये किसी और को जो है वो नावल शेयर करने की परमिशन देंगी। और इनके अपने चैनल पर ये नावल अपलोड हो रहा है, भले ये अधूरा है, राइटर ख़ुद हैं, वो ख़ुद देखेंगी कि वो कब उसको जो है वो शेयर करना चाहती हैं। अब बात करते हैं हम जो आज नावल शेयर करने जा रही हूँ उसकी। तो इस नावल की फरमाइश जो है वो हमसे की है अपडेट TV ने। अब इनका नाम क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन चैनल नाम यही है अपडेट TV। और इन्होंने कहा है कि शबे आरज़ू तेरी चाह में नायला तारिक का नावल जो है वो शेयर कर दूं। तो वो नावल जो है मैंने थोड़ा सा रीड किया और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और काफ़ी तवील नावल है। तो आज जो है मैं इसी नावल का आगाज़ कर रही हूँ। एपिसोड कितनी होंगी फ़िलहाल नहीं कह सकती, लेकिन देखते हैं, काफ़ी तवील नावल है ये।
تو بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ اس ناول کی فرمائش جو ہے وہ ہم سے کی ہے اپڈیٹ ٹی وی نے۔ آپ اپنا نام مینشن کر دیں کامنٹ سیکشن میں، تو پھر میں نیکسٹ ٹائم آپ کا جو ہے وہ درست نام لے دیا کروں گی کہانی شیئر کرتے ہوئے۔ کہانی کا نام ہے شب آرزو تیری چاہ میں، اور اس کی مصنفہ ہے نائلہ طارق، اور آج آپ سننے جا رہے ہیں اس کی قسط نمبر 1۔ بوسیدہ اور قدیم عمارتوں کا یہ عقبی حصہ تھا جہاں ایک چوڑی طویل سڑک موجود تھی۔ سڑک کی دوسری جانب کھینچی باؤنڈری سے دور کافی ہٹ کر کچی مگر محدود آبادی تھی، اور اس وقت وہاں تاریکی میں چند ہی ٹمٹماتی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ سڑک کے کنارے موجود کھمبے پر ایک اسٹریٹ لائٹ روشن تھی، اور اس کی تیز زرد روشنی میں وہ موجود تھا۔ وہ انسانی وجود واقعی نظر بھر کر دیکھنے اور پھر دیکھتے ہی رہ جانے کے قابل تھا۔ کوئی عجیب سی کشش تھی اس میں چونکا دینے والی، عجیب مگر انوکھی حیت کے سیاہ لانگ شوز، بلیک لیدر کی چمکتی چست پینٹ میں اس کی شخصیت انتہائی پرکشش دکھائی دے رہی تھی۔ خون کو رگوں میں منجمد کر دینے والی سردی میں اس کے جسم سے چپکی بغیر آستینوں کی سرخ رنگ کی شرٹ دور سے ہی جھلملاتی دکھائی دے رہی تھی۔ برہنہ بازوؤں پر رنگین نقش و نگار نمایاں تھے۔ اس کے ہاتھوں اور گردن میں مختلف وضع طرز کی زنجیریں موجود تھیں۔ اس کے سرخ و سفید چہرے کے نقوش بے حد جاذب نظر اور چبھتے ہوئے تھے، جن میں نوخیزی اور معصومیت کی چمک تھی، مگر اس کی آنکھیں معصومیت کی چمک سے عاری تھیں۔ بے شک ان بڑی بڑی شہد رنگ آنکھوں میں مد مقابل کو مبہوت کر دینے والی صلاحیت موجود تھی، مگر ان میں عقاب جیسی تیزی اور عیاری بھی موجود تھی۔ اسے دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اس کا شمار ایسی مخلوقات میں ہوتا ہے جو آدھی رات میں سڑکوں پر پائی جاتی ہیں، وہ مخلوقات جو بہت مخصوص جگہوں پر بآسانی دکھائی دے جاتی ہیں، مگر وہ ان سب سے الگ تھا۔ شہر کے مہنگے ترین کال بوائز میں اس کا نام ٹاپ پر تھا، باوجود اس کے کہ وہ کسی کے ماتحت نہیں، نہ ہی اس کی بیک پر کوئی مخصوص سپورٹ تھی۔ دوسرے کئی اسٹریٹ ورکرز کی طرح سڑکوں پر گھوم پھر کر اس نے کبھی کسٹمرز کو تلاش نہیں کیا تھا۔ شاید وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ پیاسا ہمیشہ خود چل کر کنویں کے پاس آتا ہے۔ ویسے بھی وہ کافی نفیس اور نازک مزاج طبیعت رکھتا تھا۔ سڑکوں پر کسٹمرز کی تلاش میں خوار ہونے کے بعد تھکن کے باعث وہ یقیناً بہتر سروس مہیا کرنے کے قابل نہیں رہ سکتا تھا، اور پھر یہ بھی کہ اس طرح بھٹکنے کے دوران اسے غیر مہذب لوگ بھی ٹکرا سکتے تھے، جبکہ ایسے لوگوں کی طرف دیکھنا بھی اس کی برداشت سے باہر تھا۔ جب مہذب اور ہائی کلاس کے افراد خود اس تک اسے ڈھونڈتے ہوئے آتے تھے تو اسے ضرورت ہی کیا تھی خواری اٹھانے کی؟ حالانکہ اس کے کسٹمرز اس کے ریٹ سن کر تذبذب میں ضرور پڑ جاتے تھے، مگر اس کی مقناطیسی شخصیت ان کو سب کچھ بھلانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ ہر بار وہ ڈیلنگ کے دوران ہی اپنی منہ مانگی قیمت طلب کرتا، جو کیش کی صورت میں ملتی تھی۔ رقم کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ اس کی بے نیازی اس کی شخصیت کا اہم خاصہ تھی۔ ڈیلنگ میں وہ اپنی شرائط پہلے رکھتا تھا۔ سب سے اہم تو یہ کہ وہ کسی بھی قسم کی ڈرگز اور رقص وغیرہ سے اجتناب کرتا ہے۔ کسی بھی قسم کے وائلنس کے خلاف وہ اپنی کارروائی کا حق رکھتا تھا۔ ہر چیز میں پہلے اس کی رضامندی ضروری ہوتی تھی۔ اس کے پاس ایسے کسٹمرز بھی آتے تھے جن کو صرف ایک اچھے سامع کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے ساتھ وہ اچھے ماحول میں ڈنر کر سکیں، اپنی پرابلمز اور پرسنلز شیئر کر سکیں، اور اس سب کے لیے وہ ایک آئیڈیل سامع تھا۔ اسٹریٹ لائٹ کی زرد روشنی میں وہ وسلنگ کرتے ہوئے چہل قدمی کر رہا تھا۔ مہکتے بھڑکتے لباس میں اس کی چال مکمل اور خالص مردانہ تھی، مگر کچھ لاؤبالی اور لاپرواہی کا عنصر بھی موجود تھا۔ یکدم ہی چونک کر رکتے ہوئے اس نے ایک طائرانہ نگاہ اپنے اطراف میں دوڑائی تھی۔ ایک بار پھر اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ مسلسل کسی کی نظروں کے حصار میں ہے، اور آج یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ اس وقت دور دور تک اس کے علاوہ کوئی آدمزاد دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سڑک سے کبھی کوئی گاڑی گزرتی تو سناٹا چند لمحوں کے لیے ٹوٹ جاتا۔ ویسے بھی اس کڑاکے کی سردی میں کوئی اسے تکنے کے لیے وہاں نہیں رک سکتا تھا۔ سر جھٹکتے ہوئے اس نے سفید پول سے پشت ٹکائی اور سینے پر بازو باندھ کر آسمان پر چھائی دھند کو دیکھنے لگا۔ اس جگہ کا انتخاب اس نے ہفتہ بھر پہلے ہی کیا تھا، ورنہ اس سے پہلے وہ کسی اور اسٹریٹ پر ہوتا تھا۔ جس پروفیشن میں وہ تھا، جیلسی اور رقابت اس میں بھی موجود تھی۔ پولیس کا چھاپا اچانک پڑا تھا۔ بروقت اگر وہ منظر سے غائب نہ ہوتا تو یقیناً کسی لاک اپ میں ہوتا۔ کچھ دن پوشیدہ رہنے کے بعد منظر پر آنے کے لیے اس نے یہ اسٹریٹ تلاش کر لی تھی، اور کافی مطمئن تھا کہ یہاں بہت خاموشی اور سکون تھا، اور اس کا واسطہ بھی یہاں کافی مہذب اور ہائی کلاس کسٹمرز سے پڑ رہا تھا۔ جو کام وہ کر رہا تھا اس سے متعلق وہ کسی مخصوص یا خفیہ ایجنسی سے منسلک نہیں ہوا تھا۔
बल्कि अपने तौर पर अपनी मर्जी से ये काम कर रहा था। उसके लिए अपने तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजती इक़दामात भी उसे खुद ही करने पड़ते थे, और इसमें वो कामयाब भी रहा था। खूबसूरत तराश खराश के हल्के सुनहरी बालों में उंगलियां फेरता वो एक बार फिर चौंका। इस बार चौंकती नज़रों से उसने कच्ची आबादी की झोपड़ियों पर नज़र डाली, और फिर अपने दूसरी जानिब सड़क के उस पार वो सीधा इमारतों को बगौर देखना शुरू कर दिया। तभी उसकी तेज़ निगाह उस एक इमारत पर रुक गई थी। धुंध इतनी भी ना थी कि कुछ दिखाई ना देता। उस फ्लैट्स की सब खिड़कियां बंद थीं सिवाय उस एक खिड़की के जहां उसकी उकाबी नज़रें जम गई थीं। वो बल्ब की मध्यम रोशनी थी। उसके खुले पट के दरमियान एक इंसान का सर दिखाई दे रहा था, मगर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो सर किसी औरत का या मर्द का। वो सर स्याह हैवले की तरह ही साकत नज़र आ रहा था। कुछ देर तक वो भी उस स्याह हैवले को देखता रहा, मगर फिर भी हैवला उसके देखने के बावजूद वहाँ मौजूद रहा था। पोल से दूर हटता वो दोबारा चहलकदमी शुरू कर चुका था, मगर कनखियों से उस खिड़की की जानिब भी वक्तन फ़वक्तन देखता जा रहा था। खिड़की में हैवला अब भी साकत था। फिर ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था जब सड़क पर एक चमचमाती कार आकर रुकी थी, जिसके शीशे बिल्कुल स्याह थे। कार से एक शोफर उतरकर उसकी तरफ आया, जिससे जाहिर हो रहा था कि कार के अंदर उसका कोई पुराना कस्टमर मौजूद है। शोफर और उसके दरमियान कुछ जुमलों के तबादले हुए। उसके बाद शोफर ने एक खाकी रंग का भारी लिफाफा उसे दे दिया था। लिफाफा खोलकर उसने रकम को देखा और मुतमईन होकर उसे अपने हैंड बैग में रख लिया, और अज़ली बेनियाजी के साथ वो शोफर की तकलीद में कार तक आया। शोफर ने पहले ही उसके लिए बैक सीट का दरवाज़ा खोल दिया था। कार में बैठने से पहले उसने एक आखिरी निगाह सामने उस खिड़की पर डाली थी जहां स्याह हैवला अब तक मौजूद सारी कार्रवाई देख रहा था। चंद लम्हों बाद ही कार तेज़ी से तवील सड़क पर भागती जा रही थी। जहां तक उसकी नज़रें कार का ताक़ुब कर सकती थीं वो उस जानिब देखती रही। फिर गहरी सांस लेकर वो दोबारा सामने उस पोल की जानिब देखने लगी जहां अब कोई नहीं था। उसके जाने के बाद पोल की रोशनी भी फीकी फीकी दिखाई दे रही थी। उस सुनसान सड़क को रात गए तक तकते रहना उसकी आदत थी। सड़क से गुजरती इक्का दुक्का गाड़ी की आवाज़ उसे अपने ज़िंदा होने का एहसास दिला जाती थी। उसके बाद फिर वही मौत जैसा हौलनाक सन्नाटा, गहरा सकूत और किसी दूसरी गाड़ी का इंतज़ार। तकरीबन एक हफ़्ता पहले वो उसकी नज़रों में आया था। रात 12 बजे से 1 बजे के दरमियान वो जाने कहाँ से स्ट्रीट लाइट के नीचे नमूदार हो जाता था। इससे ज़्यादा उसकी हरकतें चौंका देने वाली थीं। 2 रातें गुजरने के बाद ही उसे मुकम्मल यकीन हो गया कि वो किस मकसद से वहाँ मौजूद होता है। उसकी अपनी ज़िंदगी बहुत महदूद थी। कभी कभी उसे लगता था कि वो अपनी वीरान ज़िंदगी में सांस लेते लेते दुनिया से कटकर बिल्कुल अलग थलग हो चुकी हो, और पिछले 1 हफ़्ते में वो ये सोचने पर मजबूर थी कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। उसके साथ चलने वाली अशरफुल मखलूक़ात कहलाए जाने वाले इंसान कैसे कैसे रास्तों से गुजर जाने का अज़म रखते हैं। ग़लाज़तों से अटे पड़े स्याह रास्ते, घिनौने रास्ते। बोझल दिल के साथ उसने आहिस्ता से खिड़की के पट बंद कर दिए थे। फर्श पर बिछी सफ़ेद चादर पर हल्की सलवटें पड़ी हुई थीं। दीवार से पुश्त लगाए बैठी वो उन सलवटों को तक रही थी। कमरे में फैली बल्ब की बीमार जर्द रोशनी में और कोई चीज़ थी भी नहीं देखने के लिए। अगरबत्ती और लोबान की धीमी महक अब तक फ़िज़ा में बसी हुई थी। उसे अपना दम घुटता महसूस हो रहा था। उसे अपनी ढिठाई पर हैरत थी। उसे समझ नहीं आता था कि सर से आखिरी साहिबान भी छिन जाने के बाद वो अब तक जिंदा कैसे है। उसकी नज़रें कमरे में रखे वाहिद तख्त तक गई थीं जो खाली था। उस तख्त को अब खाली ही रहना था, क्योंकि जिसे वो इस तख्त पर देखती थी, जो उसकी ढारस थी, वो अब मनो मिट्टी तले अब्दी नींद जा सोई थी। उसकी आंखों में तख्त धुंधलाने लगा। उसका दिल बंद होने लगा था, कराहें बुलंद होने लगीं। बाप के जाने पर उसने किसी न किसी तरह सब्र कर लिया था, मगर माँ के लिए उसकी रूह तक तड़प रही थी। उसके दिल से उन सब के लिए बद्दुआएं निकल रही थीं जो उसकी माँ को अजियत में देखकर भी अनजान बने रहे। उन्हें तो अभी अपनी बेटियों के घर आबाद करना थे, उनकी खुशियाँ देखना थी, मगर अपने ही दुश्मन निकले। ननिहाल और ददियाल दोनों तरफ से सब दामन बचाते रहे। ज़कात खैरात के काबिल भी ना समझा कि कम से कम एक औरत को इलाज तो मुयस्सर आ जाता। गरम स्याल उसके चेहरे से बहता उसके गिरे बांध तक आ पहुंचा था। वो जानती थी कि उसकी माँ कब्र में भी सुकून से नहीं होगी। इस जालिम दुनिया में अपनी नातवा बेटियों को बेआसरा छोड़कर किस किस तरह ना उनकी रूह तड़पी होगी। आज 3 दिन गुजर चुके थे, मगर उसका दिल इस वक्त भी मातम कदा बना हुआ था। उसकी सिसकियाँ दीवारों से टकराने लगी थीं। दुराज रहमा कमरे में भागी आई थी। सरद से उसने रोती बिलखती दुराज को अपने साथ लिपटा लिया था।
माँ की जुदाई का गम तो आखिरी सांस तक ताज़ा रहना था, मगर राइमा का दिल छोटी बहन के लिए फटा जा रहा था। इतनी छोटी सी उम्र में कितनी मुशक्क़तें, कितनी अज़ियतें उठा रही थीं। उसका बचपन, शौक़ियाँ, शरारतें, सब हालात की तलखियों की नज़र हो गई थीं। ये एक सितम जो हर अज़ियत पर भारी था। 3 दिन से वो दोनों बहनें माँ की जुदाई का बोझ दिल पर लिए कैसे ज़िंदा थीं, ये उनका रब ही जानता था। कोई उनके आंसू पोंछने वाला ना था, कोई सर पर हाथ रखने वाला नहीं था। कहने को सब रिश्ते नाते इस ज़मीन पर थे, मगर कोई करीब इस डर से नहीं आता था कि कहीं दुनिया दिखावे की हमदर्दी भी गले ना पड़ जाए। जाने कितनी देर वो दोनों बहनें सिसकियाँ लेती रहीं। ज़ब्त का दामन किस तरह थाम कर राइमा ने उसके आंसू भी साफ़ किए और फिर उसका सर अपनी गोद में रख लिया था। तुराज, अब हम दोनों को ही एक दूसरे को सहारा देना है, वरना हमारे आंसू हमारे माँ बाप को सुकून नसीब नहीं होने देंगे। हमें इस सच को कबूल करना ही होगा कि अल्लाह के सिवा कोई हमारा मददगार नहीं। ज़िंदा रहने के लिए हमें ख़ुद को मजबूत करना होगा। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तुम्हारी फ़िक्र करने के लिए। बड़ी बहन माँ की जगह होती है। तुम्हारी माँ अभी ज़िंदा है, हिम्मत रखो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उसके बालों पर हाथ फेरती वो नम लहजे में उसे समझा रही थी। खाना ले आऊँ तुम्हारे लिए? राइमा के सवाल पर उसने बस नफ़ी में सर हिलाया था। सो जाओ कुछ देर, तुम 3 दिन से ठीक तरह सोई भी नहीं हो। राइमा के मोहब्बत भरे इसरार पर उसने आंखें बंद कर ली थीं। राइमा नम आंखों से उसके सूजे पपोटों और चेहरे पर फैले दर्द के साए देखती रही थी। तभी बाहर से आती आवाज़ पर राइमा ने दरवाजे की तरफ देखा। राइमा बाजी, ऊपर आ जाएं, सरकाश भाई का फ़ोन आया है, आपसे बात करना चाह रहे हैं। दहलीज पर रुकी उसकी तायाजाद शिजा ने इतला दी और वहीं से वापस चली गई थी, जबकि दुराज एक झटके से उठ बैठी थी। आप ऊपर नहीं जाएंगी, नफ़रत है मुझे उन सब की शक्लों से। खा गए मेरी माँ को ये लोग। दुराज, मुझे जाना पड़ेगा, सरकाश भाई इतनी दूर बैठे हैं, उनका क्या कसूर? अम्मी के लिए ही बात करना चाह रहे होंगे। नहीं जाऊंगी तो बुरी बात होगी, आती हूँ अभी मैं। राइमा उसकी बात काटते हुए उठ गई। ये माँ बेटे बेटियाँ सबके सब शातिर हैं, खुदा गारत भी नहीं करता इन लोगों को। जहरखंद लहजे में वो गुर्राई थी, जबकि राइमा खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई थी। कोई आधे घंटे बाद राइमा की वापसी हुई थी। उसके चेहरे पर पहले से ज़्यादा हुज़्न फैला था। खामोशी से वो दुराज के पास आ बैठी थी। तुम्हारा पूछ रहे थे, मैंने बहाना बना दिया कि दुराज अभी सोई है। क्यों? सच बता देती हूँ उसे कि दुराज उनसे बात तो क्या, उन पर थूकना भी गवारा नहीं करती। वो शदीद नफ़रत से बोली। अम्मी अब्बू और ताया को याद करके रो रहे थे बहुत। राइमा का लहजा सोगवार था। उनके घर वाले कम है नाटक करने के लिए जब वो फ़ोन पर ड्रामे कर रहे हैं। उससे कहना था कि मेरे माँ बाप को नहीं, अपने बाप को रोएं बैठकर, जिनका आखिरी दीदार भी करना नसीब नहीं हुआ उनको। यूरोप में बैठकर अयाशियाँ कर रहे हैं, घर वाले उसके नोटों पर खूब उछल रहे हैं। वैसे तो कभी खबर तक नहीं लेते, जनाजे उठते हैं तो हमदर्दी दिखाने के लिए फ़ोन कर लेता है। मत करो ऐसी बातें, राइमा ने होल कर उसे रोका। हमें उन सब ने मिलकर डसा है, मैं जो बोलूँ कम है। उनके ही बलबूते पर इस घर को बेचना चाहते हैं। हम दोनों को दरबदर करना चाहते हैं और ख़ुद जाएंगे बंगले में। आईना दिखा दूंगी इन सबको पूरी दुनिया के सामने। इस घर की ज़मीन मेरे बाप की मलकियत है, हमारी है। मेरा बाप उन लोगों को पैर रखने के लिए ये ज़मीन ना देता तो ऊपर वाला पोर्शन क्या ये लोग हवा में बनाते? अब्बू के लिए 1.5 लाख इलाज की मद में अगर इन लोगों ने खर्च किया तो सिर्फ इसलिए कि उस वक्त ताया अब्बू ज़िंदा थे। अब ये लोग कहते हैं कि वो 1.5 लाख देकर इन्होंने इस ज़मीन की कीमत अदा कर दी है। मेरी माँ को तड़पता देखते रहे हैं ये लोग, अजियत हमने उठाई, ऐश करते हैं ये लोग, हमारी बेबसी का तमाशा देखते रहे हैं। अगर आज हम कानूनी कार्रवाई करने के काबिल हो जाएं तो इस ज़मीन की कीमत करोड़ों में है। इन लोगों के हाथों से तोते उड़ जाएंगे। पिछली बार तो मुझे आपने रोक लिया था, मगर अब अगर ताई या शिराज ने घर के मामले को उठाया तो दिन में माँ बेटे को तारे दिखा दूंगी। बहुत सुन लिए इनके ताने, बहुत देख लिए इनके रंग। रिश्तों के नाम पर स्याह धब्बा हैं ये लोग, बेशरम, खुदगर्ज, आस्तीन के सांप। बस करो, दिल मत जलाओ अपना। अच्छा हुआ पता चल गया कि जरकाश भाई आ रहे हैं। मैं मौका देखकर उनसे तमाम मामलात पर बात करूंगी। वो ज़रूर कोई हल निकालेंगे। वो इन सब की तरह नहीं है। खुशफहमी है आपकी। उनकी रगों में भी अपनी माँ और भाई जैसा स्याह खून दौड़ रहा है। उसके जहरखंद लहजे पर राइमा सर झुकाए खामोश ही रही थी। रात की रानी की मखसूस पुरअसरार सी महक हवा के मध्यम झोंकों के साथ हर सिमत फैलती जा रही थी। क्यारी में खिले बेतहाशा नाजुक सफ़ेद फूलों के करीब गहरी सांस लेती वो सर उठाए आसमान पर टिमटिमाते लातादाद सितारों को देख रही थी। पूरे चांद की गिर्द रोशनी का एक हाला सा बना हुआ था।
उस हाले के गिर्द पहरा देते सितारों पर उसके कदम थे। एक ही जस्त में वो एक सितारे से दूसरे सितारे पर कदम रखती चांद का तवाफ कर रही थी। उसके लबों पर मुस्कुराहट झिलमिला रही थी। चांद के गिर्द उसका दूसरा फेरा शुरू हो रहा था जब एक आवाज़ उसे ज़मीन पर खींच लाई थी। तेज़ी से आसमान से निगाह हटाती वो पलट कर बरामदे की तरफ मतवज्जा हुई थी। हिजाब, वहाँ क्या कर रही हो? सब खाने पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। निदा बेगम वापस अंदर जाते हुए बोली। आती हूँ भाभी। आवाज़ लगाकर उसने दोबारा आसमान की जानिब देखा और फिर तेज़ कदमों से बरामदे की सिमत बढ़ गई। आज ख़ास आपके लिए आपकी फेवरेट सब्ज़ी पकाई है, निदा बेगम ने मुस्कुराते हुए इतला दी। वाकई? रासिब ने हैरत से उसे देखा जो मुस्कुराहट के साथ अस्बात में सर हिला रही थी। कहीं तुमने अपना हाथ तो नहीं चलाया? दिखाओ ज़रा मुझे। रासिब की तशवीश पर उसने अपने हाथ उनको चेक करवाए। फ़िक्र मत करें, मैं इसके साथ किचन में थी। अब आप रिजाब को ज़्यादा इंतज़ार ना करवाएं, कि आपकी तारीफ़ सुनने के लिए बेचैन है, निदा बेगम ने कहा। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, यकीनन ये सब्ज़ी बहुत जायकेदार है। डिश में से सब्ज़ी निकालते हुए रासिब ने तारीफ़ी नज़रों से बहन को देखा। ज़बरदस्त। पहला लुकमा लेते ही वो बेसाख्ता बोले, जबकि रिजाब की कांच जैसी सब्ज़ आंखों की चमक बढ़ गई थी। निदा, इसने पहली डिश ही इतनी ज़बरदस्त बनाई है, इसके हाथ में तुमसे ज़्यादा जायका है। वो निदा बेगम से मुखातिब थे, जबकि रिजाब के लबों पर मुस्कुराहट खिल उठी थी। शाबाश, अब कल तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम पक्की है। उसका सर थपथपाकर रासिब ने मज़ीद उसे खुश कर दिया था। लेकिन बेटा, अभी अपनी पूरी तवज्जो पढ़ाई पर दो। तुम्हें याद है ना, मुझे इस घर में एक डॉक्टर चाहिए। रासिब के तनबीही लहजे पर उसने फ़ौरन अस्बात में सर हिलाया। मुझे उस दिन का इंतज़ार है जब मेरे सामने तुम डॉक्टर रिजाब खान बनकर आओगी। रासिब ने शफ़क़त भरी नज़रों से उसे देखा। और अपनी पढ़ाई के साथ ज़रा इस नालायक पर भी तवज्जो दो। आज भी इसका सारा होमवर्क गलत था। रासिब ने नागवार नज़रों से बेटे को देखा, जो मुंह लटकाए अपनी प्लेट पर झुका हुआ था। खाने के बाद अपना सारा होमवर्क दोबारा करो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मैं चेक करूँगा, समझे? उनकी हदायत पर रोमेल ने बस हिफ़्फ़त ज़दा निगाह उन पर डाली थी। आगा जान ये आज भी स्कूल नहीं जा रहा था। भाभी ने ज़बरदस्ती इसे तैयार करके वैन में बिठाया था। रिजाब के बाप को शिकायत लगाने पर रोमेल ने मुंह बिगाड़ कर देखा। बुरी बात, खाना खाओ। निदा बेगम ने उसके सर पर चपत लगाई, जबकि रिजाब हंसी रोकती खाने की तरफ मतवज्जा हो गई थी। 12 बज चुके थे जब स्ट्रीट लाइट के हिसार में एक टैक्सी आकर रुकी थी। स्याह हैंड बैग पकड़े वो टैक्सी से उतरा और फिर टैक्सी आगे बढ़ गई थी। बैग से पानी की बोतल निकालकर उसने बैग पोल के करीब ही रखा और पोल से पुश्त टिकाकर बोतल से पानी के घूंट भरता इर्द गिर्द का जायज़ा भी लेता रहा था। बोतल का कैप लगाकर वो उसे बैग में रखने के लिए झुका और झुके झुके ही उसने कुछ फासले पर मौजूद बरगद के पुराने दरख्त की जानिब निगाह डाली थी। दरख्त की घनी शाखों तले नीम तारीकी का राज था। गहरी खुनक खामोशी में उसे एक दो बार किसी के लिबास की सरसराहटें सुनाई दी थी। बैग की जिप बंद करते हुए उसने अपनी उकाबी नज़रें चारों सिमत दौड़ाई और फिर दबे कदमों उस दरख्त की जानिब बढ़ा था। एहतियातन 2-4 कदम के फासले पर रुककर उसने दूसरी जानिब से किसी हरकत का इंतज़ार किया और इससे पहले कि वो तने तक पहुंचता, चादर में छुपा कोई दूसरी जानिब से निकलता बर्क रफ्तारी से भागा था। उतनी ही बर्क रफ्तारी से उस चादर में छुपे वजूद के पीछे जाता वो अकब से उसके भागते पैरों पर एक ज़ोरदार ठोकर लगा गया था, जिसके बाद वो वजूद बुरी तरह लड़खड़ाता धड़ाम से ज़मीन पर गिरा था। इसके साथ ही फ़िज़ा में निस्वानी चीख बुलंद हुई थी। वो भौंचका रह गया था, साकत नज़रों से उसे देख रहा था, जो गिरने के बाद फ़ौरन ही सर से उतरती चादर संभालती तेज़ी से उठी और पलट कर देखे बिना गिरती पड़ती वहाँ से भागती चली गई थी। हकदक खड़ा वो तब तक उसे देखता रहा जब तक वो सड़क के दूसरी जानिब इमारत के जंग आलूद गेट के अंदर गायब ना हो गई। चंद लम्हों बाद पोल की सिमत उल्टे कदमों जाते हुए उसने उसी इमारत की उस मखसूस खिड़की की जानिब देखा जो खुली हुई थी, मगर वहाँ आज कोई मौजूद ना था। उलझी नज़रों से वो कभी जंग आलूद गेट को और कभी खाली खिड़की को देखता रहा था, उस वक्त तक जब तक कोई गाड़ी उसके लिए सड़क पर ना रुकी। चंद लम्हों तक वो बड़ी सी देगची में उबलती थोड़ी सी दाल को देखती रही, फिर पानी का ग्लास हाथ में पकड़े किचन से निकल आई थी। थके थके अंदाज में वो बाहर ही तख्त के किनारे बैठ गई थी। कमरे से मशीन की तेज़ आवाज़ घरर घरर उसके दिमाग में हथौड़े बरसा रही थी। पेट का दोज़ख भरने के लिए रायमा को फिर से मशीन संभालनी पड़ी थी। रायमा का यही हुनर तो घर की दाल रोटी चलाता रहा था। बाप की तवील बीमारी के दौरान हालात बहुत दगरगू नहीं थे, क्योंकि ताया का हाथ उनके सर पर था, मगर 2 साल पहले उनकी वफ़ात ने सही मानों में दुनिया की पहचान करवा दी थी। और फिर माँ की बीमारियों की शुरुआत, उनकी महंगी दवाएं, ताई और उनकी औलादों ने हाथ छाड़ दिए
उन माँ बेटियों की तरफ से मुकम्मल गाफिल हो गए। नौबत यहाँ तक आ गई कि ताई ने फरमान जारी कर दिया कि उसकी माँ अब अपनी बेटियों को लेकर भाई के पास जाए। वो अब उन तीनों पर अपने बेटे की कमाई खर्च नहीं कर सकती थी। मोहल्ले की कुछ औरतें उससे अपने कपड़े सिलवाने लगी थी, मगर सिलाई से मिलने वाली उजरत माँ के इलाज के लिए नाकाफ़ी थी। दुराज ने 2 साल पहले मैट्रिक पास करके कॉलेज में एडमिशन लिया तो सिर्फ ताया की वजह से, मगर उनका अचानक हार्ट अटैक और वफ़ात आला तालीम का उसका ख्वाब अधूरा रह गया था। वो फर्स्ट ईयर के पेपर्स भी ना दे सकी। घर की हालत और माँ की बीमारी ने उसे एक गारमेंट्स फैक्ट्री तक पहुँचा दिया। रायमा बहुत रोई, मगर कड़े वक्त के तवील सिलसिले ने दुराज के दिल को सख्त कर दिया था। उसने रायमा की एक ना सुनी। रायमा उसकी जगह जॉब करना चाहती थी, मगर दुराज को मालूम था कि यह रायमा के लिए बहुत मुश्किल होगा। माँ बाप की खिदमत में रायमा हमेशा 4 दीवारी में ही रही थी। वो मैट्रिक भी मुकम्मल ना कर सकी थी। घर के अंदर वो अपनी बहन को इतने कड़े हालात का मुकाबला करते देखती रही थी कि अब वो उसे घर के बाहर दूसरे दोज़ख में झुलसता बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रायमा उससे उम्र में 7 साल बड़ी थी, मगर किसी 7 साल के बच्चे की तरह मासूम। उसमें और दुराज में बहुत फ़र्क था। रायमा की नज़र में वो बहुत छोटी थी, मगर दुराज जानती थी कि उसका बचपन कहीं दफन हो गया था। वो रायमा से कई गुना ज़्यादा गहरी सोच और गहरी नज़र रखती थी। पानी के घूंट लेते हुए उसने झाँक कर मेन गेट की तरफ देखा था। दोनों हाथों में शापर उठाए शिराज अंदर दाखिल हुआ था। उसकी शक्ल देखते ही दुराज का हलक तक कड़वा हो गया था। शिराज के तासुरात भी उस पर नज़र पड़ते ही बिगड़ गए थे। धड़ धड़ सीढ़ियाँ फलांगता वो ऊपर चला गया था, जबकि दुराज तो पहले ही नफ़रत से रुख फेर चुकी थी। ज़्यादा दिन नहीं हुए थे उस बात को जब घर को फ़रोख्त करने के मामले को लेकर बात इतनी बढ़ी कि अपनी माँ और दुराज के दरमियान होती बहस में शिराज भी कूद पड़ा था और इतना खुलकर सामने आया कि दुराज ने भी सारे लिहाज बालाए ताक रख दिए थे। अपनी माँ बहनों की हौसला अफजाई पर शिराज ने क्या कुछ उन बहनों को नहीं कहा था। इल्ज़ाम धरते, ताने देते, ज़िल्लत भरे जुमले दागते हुए जब शिराज ने उसकी बीमार माँ और खामोश खड़ी रायमा के लिए भी जहर उगलना शुरू किया तो दुराज के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसके जो मुंह में आया वो जवाबी कार्रवाई में बोलती चली गई। इससे पहले कि बात मज़ीद आगे बढ़ती, रायमा ने किसी तरह खींच खांच कर ज़बरदस्ती उसे कमरे में धकेला और बाहर से लॉक कर दिया था। उस वक्त वो अपनी ताई और उनकी औलादों से ज़्यादा दुराज के तेवरों से खौफज़दा थी। अगर वो उसे कमरे में बंद ना करती तो शिराज उसे मारता या फिर वो शिराज पर हाथ उठा लेती। और उसके बाद रायमा को यकीन था कि दोनों सूरतों में उन माँ बेटियों को हाथ पकड़कर घर से बेदखल कर दिया जाता। इससे बेहतर था कि वो सब्र व तहम्मुल के साथ सर झुकाकर ताई और उनकी औलादों की चीखों पुकार और भड़ास को सुनती रहती, उनके गिनवाए जाने वाले एहसानात पर उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगती, और उसने ऐसा ही किया था। तख्त से उठकर वो कमरे में रायमा के पास आ बैठी थी। मशीन रोककर रायमा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा था। आपने ठीक कहा था, आ गई है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। जभी तो वो आवारा किसी काम ना काज का अंदर बाहर के चक्कर लगा रहा है भाई की सेवा के लिए। आखिर भाई के टुकड़ों पर ही तो पल रहा है, इतना तो करना ही पड़ेगा, वो तंजिया लहजे में बोली। वो फजर की नमाज़ पढ़ रही थी जब बाहर शोर हुआ था। शायद अचानक आए थे या फिर ताई को उनकी आमद से बेखबर रखा गया था। आवाज़ों से तो कुछ ऐसा ही लग रहा था। फजर में आए थे, मगर अब तो दिन चढ़ाया है। फ़ोन पर तो बहुत मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे। मिलने नहीं आए आपके सरकाश भाई? या सबकी सुनकर उनकी ज़ुबानें अपने मुंह में डाल कर आएंगे? वैसे अगर हमारे खिलाफ़ कान भरे भी जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि अगले 1 हफ्ते तक भी वो सीढ़ियाँ उतरकर हम तक आ सकेंगे। खामोश रहो, बहुत बड़े हैं वो तुमसे। उनके सामने ऐसी कोई बात ना करना कि वो हमसे बदजन हो जाएं। रायमा ने टोका। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, उसकी माँ, बहनें और भाई बखूबी ये काम कर रहे होंगे। मगर आप गौर से सुन लें, अगर आप सीढ़ियाँ चढ़कर उससे मिलने खुद गईं तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी, और आप जानती हैं मैं जो कहती हूँ वो करती भी हूँ। उसकी धमकी पर रायमा खामोश रही। मैं कल से फैक्ट्री जा रही हूँ। उसकी इतला पर कपड़े को तह लगाती रायमा चौंकी। अब किसके लिए काम करने बाहर जाओगी? डॉक्टर की फ़ीस ना दवाओं की अब ज़रूरत है। रायमा का लहजा नम हुआ। बिजली और गैस के आधे बिल जो ऊपर बैठे फिरौनों को देने हैं हर महीने, कहाँ से आएंगे इसके लिए रुपए? फ़िक्र मत करो, अल्लाह का शुक्र है सिलाई के कपड़ों से इतने पैसे हर माह हो जाएंगे। 2 वक्त की रोटी भी किसी न किसी तरह उसमें पूरी हो रही है, और क्या चाहिए? रायमा ठंडी सांस लेकर बोली। मगर मैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाने के लिए ज़िंदा नहीं हूँ। हाल तबाह हो गया, मगर मुस्तकबिल किसी कीमत पर तबाह नहीं होगा। इसलिए मुझे सब कुछ चाहिए, वो सब कुछ जो मैं हासिल करना चाहती हूँ। उसके मजबूत लहजे में छुपे अज़्म और चेहरे के तासुरात ने रायमा को साकत कर दिया था। उस वक्त तुराज अपनी उम्र से कई साल बड़ी नज़र आ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, और यही चमक रायमा को उससे खौफज़दा कर दिया करती थी।
चंद दिनों की निर्मल को गोद में उठाए वो निदा के करीब आ बैठी थी। भाभी, ये इतनी प्यारी है कि मेरा दिल ही नहीं करता इसे गोद से उतारने के लिए। कॉलेज में भी दिल नहीं लगता मेरा। मेरा दिल चाहता है कि मैं इसके सारे काम अपने हाथों से करूं। बच्ची के चेहरे को चूमती वो मासूमियत से बोली। अब ये मत कहना कि मैं तुम्हारे आगा जान से सिफारिश करूं कि तुम कल कॉलेज नहीं जाना चाहती। बहुत गुस्सा करेंगे वो। पहले ही मेरी वजह से तुम्हारी 2 छुट्टियां हो चुकी हैं। तुम कॉलेज से आकर सारा वक्त इसे अपने साथ लगाए रखो, कोई तुम्हें मना नहीं कर रहा। निदा ने नरम लहजे में उसे समझाया। ठीक है। दिल पर जबर करती वो कमरे में दाखिल होते रासिब की जानिब मतवज्जा हुई। बस तुम्हें ये एक खिलौना मिल गया है, सारा वक्त इसी में लगी रहती हो। किताबों को भी भुला दिया है। रासिब के नाराज़ अंदाज पर वो चोर सी बन गई। हाजिक का फ़ोन आया था, कल आ रहा है वो। कुर्सी पर विराजमान होते वो निदा से मुखातिब हुए। ये तो अच्छी बात है, 5 साल बाद वो यहाँ आ रहा है। निदा बोली। कल शाम को ताया जान की तरफ जाऊँगा, तुम तो जा नहीं सकती। मैं रिजाब को साथ ले जाऊँगा। आगा जान आप चले जाइएगा, मैं चली जाऊँगी तो भाभी अकेली यहाँ। तुमसे किसी ने कुछ पूछा है? रासिब के सख्त लहजे पर उसका चेहरा उतर गया था। ये बाद में मेरे साथ चली जाएगी, वहाँ कोई इसका हम उम्र नहीं, इसलिए जाने से कतराती है। निदा ने उसकी तरफ तारी की। वहाँ इसका कोई हम उम्र नहीं तो क्या हुआ, वहाँ सब इस पर जान छिड़कते हैं। 5 साल बाद हाजिक आ रहा है, उससे मिलने सिर्फ मैं जाऊँ, ये अच्छा लगेगा? वो निदा पर बरस पड़े जबकि रिजाब चुपके से कमरे से निकल गई। रासिब के गुस्से से उसकी जान जाती थी। 1000 बार तुमसे कहा है कि जितनी बात उसके सामने करनी हो उतनी ही किया करो। ठीक है, कोई ना जाए, मैं तन्हा ही चला जाऊँगा। उनका ख़ानदानी जलाल बेदार हो चुका था, कुछ कहना अब बेकार था। निदा ना चाहते हुए भी खामोश रही थी। शौहर की एक यही आदत उनको खटकती थी कि अपने सामने वो किसी की नहीं सुनते थे। पोल से पुश्त टिकाकर वो सिगरेट सुलगाते हुए रुककर उसकी तरफ मतवज्जा हुआ था, जो धीरे धीरे उसी की जानिब आ रही थी। लाइटर झटक कर बुझाता वो अब भी उसे ही देख रहा था, जो बिल्कुल सामने आ रुकी थी। बिला खौफो खतर उस लड़की की नज़रें उसकी गर्दन में सजी जंजीरों से गुजर कर उसके बाजों से फिसलती, हाथों में चमकती आराइशी चीज़ों पर आकर ठहर गई थी। दूसरी जानिब बज़ाहिर वो बड़े सब्र और खामोशी से खड़ा बेनियाज नज़र आ रहा था। लड़की उसके गिर्द एक चक्कर काट कर दोबारा सामने आ रुकी और फिर अजीब निगाहों से उसके शौक भड़कते लिबास का जायज़ा लेने लगी। दूसरी तरफ सिगरेट के गहरे कश लेता वो बगौर उस लड़की को देख रहा था, जिसके चेहरे के अलावा सब कुछ गर्म चादर में कैद था। दूर से नज़ारे करके दिल नहीं भरता जो दोबारा यहाँ आ गई हो। जुबानी बात करते वो नागवार लहजे में उससे मुखातिब हुआ, जो पलकें झपकती उसके चेहरे को ही तक रही थी। सीधी तरह 9-2-11 हो जा प्यारी। कड़ी नज़रों से उसे देखता अब की बार वो गुर्राया। सुनो, वो बेखौफी से 2 कदम उसकी जानिब बढ़ी। क्या तुम वो हो? उसके पुरतजस्सुस लहजे से ज़्यादा उसके सवाल पर चौंका। वो कौन? उसके झिड़कने वाले अंदाज पर जवाबन लड़की कुछ कहते कहते रुकी थी। शायद ज़ुबान से वजाहत करने में वो तजब्जब का शिकार थी, इसलिए अपने चादर में छुपे हाथ बाहर निकाल कर उसने यकलख्त अपनी दोनों हथेलियां 2 बार आपस में टकराई थीं। दूसरी जानिब वो एक पल के लिए दंग हुआ, मगर दूसरे ही पल एक झटके से सिगरेट फेंकते हुए वो जारहाना अंदाज में उस लड़की की तरफ बढ़ा। मगर लड़की होशियार थी, बर वक्त सरपट वहाँ से भागती चली गई थी। वो मुश्किल ज़ब्त के साथ अपनी जगह रुका वो खूंखार नज़रों से उसे घूर रहा था, जो अब जंग आलूद गेट के अंदर से झांक रही थी। वो चाहता तो बआसानी उसे यहीं काबू कर लेता, मगर उसे ज़ब्त का मुजाहरा करना पड़ा था, क्योंकि वो लड़की तो उसका एक हाथ भी बर्दाश्त करने के काबिल दिखाई नहीं देती थी, और फिर वो अपने आप को भी किसी मुसीबत में गिरफ्तार नहीं करना चाहता था। सिलाई मशीन एक तरफ करती वो थके थके अंदाज में उठ खड़ी हुई थी। शाम के 6 बज रहे थे। दुराज के वापस आने का वक्त हो रहा था। आते ही उसे पहले खाना चाहिए होता। सुबह फैक्ट्री जाते हुए उसने रायमा से वादा लिया था कि वो हरगिज़ ज़रकाश से मिलने ऊपर वाले पोर्शन में नहीं जाएगी। ज़रकाश से मिलने के लिए कोई ना कोई आ रहा था। ये सिलसिला कल शाम से ही जारी था। आखिर 10 साल के तवील अरसे के बाद वो वतन वापस आया था। रायमा सारा दिन कमरे में सिलाई में मसरूफ़ रही थी। लाशऊरी तौर पर वो मुंतज़िर रही थी कि कोई ऊपर से उसे बुलाने ही आ जाए, या ज़रकाश खुद ही ताज़ियत के बहाने नीचे आ जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। रायमा को किसी से अब अच्छाई की उम्मीद नहीं रही थी। कल की दाल ऐसे ही रखी थी, उसमें थोड़ा पानी डालकर उसने हल्की आंच पर गर्म करने के लिए रख दी थी। अभी वो आटा गूंदने का इरादा ही कर रही थी जब उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। एक मर्तबा तो उसे अपनी समाअतों पर शक हुआ, मगर दोबारा नामानूस आवाज़ के साथ ही उसे किचन से बाहर देखना पड़ा था। फौरी तौर पर वो सहन में खड़े शख्स को वाकई नहीं पहचान सकी थी। रायमा, क्या पहचाना नहीं मुझे?
भारी गंभीर लहजे ने रायमा के हाथ पैर फुला दिए थे। वह मुश्किल चेहरे पर मुस्कुराहट लाती वो उसकी जानिब बढ़ी थी। रायमा के सलाम का जवाब देते हुए सरकाश ने उसके सर पर हाथ रखा था। रायमा का दिल भर आया, वो नज़र नहीं उठा सकी थी। कैसी हो तुम, और दुराज कहाँ है? उसके सवाल पर वो कुछ बोल नहीं सकी थी। सर झुकाए वो बमुश्किल अपने आंसू रोकने की कोशिश में थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर ऊपर से किसी ने सरकाश के सामने उसे आंसू बहाते देख लिया तो 100 बातें सोची जाएंगी, जिनमें से एक भी अच्छी ना होगी। हौसला रखो तुम, और दुराज मेरी जिम्मेदारी हो। मैं हूँ यहाँ तुम दोनों के साथ। मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। ये मत सोचना कि तुम तन्हा हो। चचा, चची और अब्बू की जुदाई का गम हम सबका मुश्तरका है। हम मिलकर ये सारे गम बांटेंगे। ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं उन तीनों का आखिरी दीदार तक ना कर सका। शायद मैं ही बहुत ज़्यादा गुनहगार हूँ कि अपनी इतनी प्यारी हस्तियों से दूर रहा। शदीद मुस्तरिब और अफसरदा लहजे में वो बोल रहा था। रायमा के कान तरस रहे थे अपनायत भरे चंद लफ्ज़ों को सुनने के लिए। सरकाश ने सर पर हाथ रखा तो दिल को एक ढारस सी मिली थी। भाई आप बैठ जाइए। खुद को संभालते हुए रायमा ने तख्त की जानिब इशारा किया। मैं आपके लिए पहले चाय ले आती हूँ। नहीं रायमा, अपना ही घर है, बाद में चाय ही नहीं खाना भी खाऊंगा, तुम बैठ जाओ। सरकाश ने उसे बैठने का इशारा भी किया। एक पल को वो कुछ तजब्जब का शिकार हुई, मगर फिर तख्त के दूसरे किनारे पर संभल कर बैठ गई। रायमा, ये वक्त इन बातों के लिए मुनासिब तो नहीं है, मगर बहुत सारी बातें मुझ तक पहुंची हैं। लेकिन मैंने बस एक तरफ की बातें सुनी हैं, इसलिए मैं सही गलत के बारे में नहीं जानता। सरकाश ने चंद लम्हों का तवक्कुफ़ किया। क्या ये सच है कि दुराज ने अम्मी और शिराज से बदतमीज़ी की थी? सरकाश ने उसके झुके सर को देखा। जी हाँ, उसने ऐसा किया था, जिसके लिए मैंने ताई अम्मी और शिराज से माफ़ी मांगी थी। लेकिन शायद आप उन वजूहात से भी बेखबर हों जिनकी बिना पर दुराज ज़ुबान खोलने पर मजबूर हुई थी। मैं तुमसे उन वजूहात के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। ये सच है कि आप सबके बहुत एहसानात हैं हम पर। जब तक ताया अब्बू रहे सब कुछ ठीक रहा। उनके बाद सबने ही कदम पीछे हटा लिए। अम्मी दिन ब दिन बीमार होती बिस्तर से जा लगीं। उनके इलाज मालजे के लिए मुझे घर की एक एक चीज़ फ़रोख्त करनी पड़ी। ये ताई अम्मी का एहसान था कि अम्मी के लिए उन्होंने मेरे हाथ पर 5,000 रुपये रखे थे। अम्मी 2 साल तक बीमारी की हालत में रहीं। 5,000 तो चंद दिन में ही ख़त्म हो गए थे। सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है, मगर अपनों की नफ़रत और बेजारी नहीं। अम्मी की ज़िंदगी में ही हमें बोझ करार दे दिया गया। हमसे कह दिया गया कि इस घर में अब हमारा कोई हिस्सा नहीं। ये घर फ़रोख्त हो गया तो हमारा ठिकाना कहाँ होगा, ये परवाह किसी को नहीं। दुराज से यही सब बर्दाश्त नहीं हुआ था। इस घर में अम्मी अब्बू की खुशबू है। यहाँ से हमें निकल जाने का हुक्म दिया जाएगा तो क्या गुजरेगी दिल पर, ये महसूस करने का वक्त किसी के पास नहीं। सर झुकाए वो लर्ज़ते लहजे में बोलती चली गई थी। दूसरी जानिब सरकाश बिल्कुल खामोश था, क्योंकि वो अपनी माँ को बेहतर जानता था। उसे पता था कि वो अपने देवर के बीवी बच्चों से शुरू से ही खार खाती थी। ये ठीक है कि मेरा इरादा था इस जगह से निकलकर सब किसी अच्छे इलाके में शिफ्ट हो जाएं। मुझे यहाँ एक घर ख़रीदना ही था, मगर मेरी नीयत ये बिल्कुल नहीं थी कि तुम लोगों को अलग कर दिया जाए। हर कोई यहाँ अलग अलग बातें कर रहा है। मुझे समझ नहीं आता यहाँ हालात इतने क्यों बिगड़ गए हैं। मुझे मालूम है इन हालात में मेरे घर वालों का अहम किरदार रहा होगा। तुम शायद यकीन ना करो, मगर चचा के गुजर जाने के बाद मैंने सबसे हर बार यही कहा कि चची का ख्याल रखें। मुझे उनकी बीमारी की इतला मिली तो मैंने अम्मी को बार बार यही ताकीद की थी कि चची के इलाज में कोई कमी ना छोड़ें, रुपयों की फ़िक्र ना करें। जिस वक्त जितनी रकम चाहिए मुझे बताएं। भाई, आप इन उलझनों में ख़ुद को परेशान ना करें। मेरी माँ इतनी ही ज़िंदगी लेकर आई थी। ताई अम्मी ने जितना कुछ हमारे लिए किया वो बहुत है। उनके बस में जितना था उन्होंने किया। रायमा ने मध्यम लहजे में कहा। हाँ, वो तो नज़र आ रहा है। सरकाश का लहजा सपाट था। रायमा चुप रही। बहरहाल इस घर को फ़रोख्त करने का इरादा मैं पहले ही तर्क कर चुका था। तुम्हारे और मेरे बाप ने मिलकर इस घर को बनाया था। हमारे पास ये घर उनकी निशानी है। सरकाश के कतई लहजे पर वो बेयकीनी से उसे देखती रह गई। इस घर पर तुम्हारा और दुराज का उतना ही हक है जितना कि बाकी सबका है, सरकाश ने मज़ीद कहा। दुराज कहाँ है? क्या वो मुझसे मिलना नहीं चाहती? वो आपसे क्यों नहीं मिलना चाहेगी? उसके घर आने का वक्त हो चुका है, बस आती ही होगी। कहाँ गई है वो? वो जॉब करती है एक फैक्ट्री में। फैक्ट्री में जॉब? वो शश्तर रह गया। कब से जॉब कर रही है वो? ताया अब्बू की वफ़ात के बाद से। मगर उसकी पढ़ाई? वो ज़्यादा दिन कॉलेज नहीं जा सकी। घर के हालात ऐसे ना थे, फिर उसे या मुझे घर से बाहर निकलना ही था। मेरी सिलाई से अखराजात पूरे नहीं हो सकते थे। अम्मी की दवाइयों के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। फिर ताई अम्मी ने भी कह दिया था कि महंगाई बहुत है,
بجلی گیس کے بل کے لیے مجھے 2000 روپے ان کو بھی ہر ماہ دینے ہوتے ہیں۔ رحمہ کے اس انکشاف پر وہ سناٹے میں آ گیا۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ اس کی ماں بہنیں کیوں کل سے اب تک نیچے آنے سے روکتی رہی تھیں۔ اب وہ اپنی غفلت پر شرمسار بیٹھا تھا۔ 10 سال پہلے یہاں سے جاتے ہوئے وہ بہت ذمہ دار نہیں تھا، مگر پردیس میں وقت کے ساتھ ساتھ اسے رشتوں کی قدر و اہمیت بہت ہو گئی تھی۔ چچا کے بعد باپ کے بھی گزر جانے کے بعد اسے ان کے مقام مل گئے تھے۔ یہ سب اس کی ذمہ داری تھی اور وہ سب کے لیے بہت اچھا کرنے کے ارادے کے ساتھ آیا تھا، مگر یہاں سب کچھ ویسا نہیں تھا جیسا اس نے سوچا تھا۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ تخت سے اٹھ کر کمرے کی جانب چلا گیا۔ دونوں کمروں کا جائزہ لینے کے بعد اس کی آنکھیں پوری طرح کھل گئی تھیں۔ رحمہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی جو نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ کیا آپ واپس چلے جائیں گے؟ رحمہ کے سوال پر زرکاش نے اسے دیکھا۔ نہیں، ابھی یہاں بہت سے کام کرنے ہیں، بہت سی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ مزید غفلت برت کر میں کیا چہرہ دکھاؤں گا روز آخرت اپنے باپ اور چچا کو؟ بوجھل لہجے میں بولتا وہ رکا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں پلٹ کر رحمہ نے صحن میں آتی دراج کو دیکھا۔ یہ دراج ہے، آپ تو اسے پہچان بھی نہیں پا رہے ہوں گے۔ زرکاش کی حیران نظروں پر رحمہ مسکرائی اور پھر دراج کی طرف بڑھی۔ بھائی تمہارا پوچھ رہے تھے، اور پتہ ہے بھائی کہہ رہے ہیں وہ اس گھر کو بالکل فروخت نہیں کریں گے، ہمیں اس گھر سے کوئی بے دخل نہیں کر سکتا۔ رحمہ کے دبے دبے لہجے میں خوشی نمایاں تھی۔ اس کی نم آنکھوں سے نظر ہٹا کر دراج نے پھر اسے دیکھا جو قریب آ گیا تھا۔ تم اب فیکٹری نہیں جاؤ گی، تمہیں پڑھنا ہے۔ دراج کے چہرے کی معصومیت اور سنجیدگی نے زرکاش کے دل کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو غفلت برتی گئی ہے اس کے لیے میں تم دونوں سے معافی مانگتا ہوں۔ میں اب تم دونوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا، غمزدہ لہجے میں زرکاش نے کہا، اور خاموشی سے ایک ٹک اپنی جانب دیکھتی دراج کو اس نے سینے سے لگا لیا تھا۔ جب تک میں زندہ ہوں تم دونوں خود کو یتیم مت سمجھنا، تم دونوں سے میرا خون کا رشتہ ہے۔ شیزہ اور شزرا سے کسی طور پر تم دونوں کی اہمیت کم نہیں۔ بھاری لہجے میں وہ بول رہا تھا، مگر دراج کا سارا دھیان اس کے لباس سے پھوٹتی مسحور کن قیمتی پرفیوم کی مہک پر تھا۔ رخسار کے نیچے دبا اس کے گریبان کے نفیس کپڑے کی قیمت کا اندازہ لگانا اس کے لیے مشکل تھا۔ دھیرے سے پیچھے ہٹتے ہوئے اس کی نگاہیں زرکاش کے ہاتھ میں موجود رسٹ واچ کا برانڈ پہچان گئی۔ وہ خواب و خیال میں بھی اس برانڈڈ واچ کو چھونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ زرکاش رائمہ سے کیا کہہ رہا تھا اس نے نہیں سنا تھا۔ سر جھکائے وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ دراج شاید مجھ سے بھی ناراض ہے، اس کا خاموشی سے چلے جانا زرکاش نے بہت محسوس کیا تھا۔ ایسا نہیں ہے، دراصل وہ پہلی بار آپ سے اس طرح ملی ہے تو بات کرتے ہوئے شرما رہی ہے، ورنہ بہت بولتی ہے۔ رائمہ شرمندہ ہوتی صفائی دینے لگی۔ تم اسے سمجھا دینا، اسے فیکٹری بالکل نہیں جانا اب۔ زرکاش کی تاکید پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ بھائی امی بلا رہی ہیں، ماموں کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بہن کے ناراض لہجے پر وہ رائمہ سے اجازت لیتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ گیٹ کھولتے ہوئے ندا بیگم خوشگوار حیرت سے دوچار ہوئی تھی۔ حاذق تم اتنی اچانک؟ بھابھی حاذق نام کی خوشی اچانک ہی آتی ہے اور قسمت والوں کے لیے آتی ہے۔ شوخی سے بولتے ہوئے اس نے سر جھکایا تھا۔ جیتے رہو، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ندا بیگم کھلکھلائی تھی۔ میں نے سوچا خود ہی جا کر آپ سے دعائیں لے لوں اور بھائی جان کو ایک بار پھر ترقی مل جانے پر مبارکباد دے دوں۔ اس کے شرارتی لہجے پر ندا مزید ہنسی۔ وہ ابھی بینک سے نہیں آئے، تھوڑا انتظار کر لو۔ اور یہ بتاؤ تم اکیلے آئے ہو؟ ہم تو یہی سمجھے تھے کسی انگریز دلہن کو ساتھ لاؤ گے۔ فکر مت کرے، تنہا آیا ہوں مگر تنہا جاؤں گا نہیں۔ ان کے ہمراہ گھر کے اندر جاتا ہوا وہ بولا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تمہاری شادی ہو جائے گی تو تایا جان اور تائی جان اس آخری ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں گے۔ حاذق تم ذرا بیٹھو، میں بس 2 منٹ میں آتی ہوں۔ رومیل مدرسے سے آنے والا ہے، اس کے لیے پراٹھا تیار کر رہی تھی، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ ہاں ضرور، آپ اپنا کام کر لیں، میری فکر نہ کریں، حاذق نے فوراً ہی کہا، جبکہ ندا تیز قدموں سے کچن کی طرف چلی گئی۔ وہ ٹہلتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا جہاں ملکچا اندھیرا پھیلا تھا۔ دروازے کے ساتھ ہی سوئچ بورڈ ہاتھ بڑھا کر اس نے لائٹس آن کر دی۔ بے خیالی میں صوفوں کی جانب بڑھتا وہ ٹھٹک کر رکا تھا، آنکھیں چندھیا سی گئی تھیں۔ آف وائٹ لباس میں نمایاں ہوتا اس کا دودھیا وجود سرخ کارپٹ پر بے سود نظر آ رہا تھا۔ سرخ رنگ کے فلور کشن پر اس کے ریشمی چمکتے بال بکھرے ہوئے تھے، کچھ شریر لٹیں اس کی گردن سے لپٹی تھیں اور کچھ شانے پر، اور اس کا خوابیدہ چہرہ۔ حاذق پلکیں جھپکنا بھول گیا تھا، دل کی دنیا درہم برہم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ لمبی گھنی پلکوں پر اس کا دل ٹھہر گیا تھا۔ گلابی چہرے کی شفاف جلد پر اس خواب کا سحر چمک رہا تھا جو گھنی پلکوں تلے گزر رہا تھا۔ نازک سی کھڑی ناک کے نیچے ترشے ہوئے لب گلاب کی نازک پنکھڑیوں جیسے مخملی تھے۔ وہ اس حسین صحرا کے سحر میں قید ہوتا جا رہا تھا
जो अपने आप से भी गाफिल थी। कदम कदम पर उसने हसीन चेहरे देखे थे, मगर ये चेहरा उसके जिस्म जान को अपने तिलिस्म में जकड़ गया था। उसके नाजुक वजूद में पूरे चांद की चांदनी खुली हुई थी। संगे मरमर जैसे हसीन तराशे वजूद के पेचोखम दुनिया से गाफिल कर रहे थे। उसे छूने की, महसूस करने की ख्वाहिश शिद्दत से दिल में जागी थी। इससे पहले कि वो रहे सहे हवास भी खो बैठता, निदा बेगम की तेज़ आवाज़ ने उस पर तारी सहर को तोड़ दिया था। रिजाब, उठो यहाँ से, जहाँ दिल चाहता है पढ़कर सो जाती हो, उठो फ़ौरन। गुस्से को बमुश्किल रोकने के बावजूद उन्होंने इंतहाई सख्त लहजे में रिजाब को शानों से पकड़कर उठाया। हाजिक की आंखें उस पर साकत थीं। सोई सोई आंखों के गुलाबी डोरे हाजिक का दिल सीने से खींच ले गए थे। वो ठीक तरह उसके सहर से आज़ाद भी नहीं हो पाया था, बावजूद इसके कि निदा बेगम उसे ड्राइंग रूम से ले जा चुकी थी। वो अपने हवासों में होता तो यकीनन समझ जाता कि निदा बेगम उसे रिजाब के पास यूँ खड़ा देखकर शदीद नागवारी में मुब्तला हुई थी। माफ़ करना हाजिक, मुझे पता नहीं था कि ये बेवकूफ़ लड़की अपने कमरे से उठकर ड्राइंग रूम में आ गई है, वरना मैं पहले ही इसे जगा देती। कुछ देर बाद ड्राइंग रूम में आती निदा बेगम ने ना चाहते हुए भी माजरत की थी, मगर हाजिक ने जैसे सुना ही ना था। भाभी, ये रिजाब 5 साल में इतनी बड़ी हो गई है, मैं बिल्कुल भी उसे पहचान नहीं सका। हाजिक को अपनी ही आवाज़ अजनबी लगी थी। लड़कियों का पता ही कहाँ चलता है, अचानक ही कद निकाल लेती हैं। ज़बरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर वो टालने वाले अंदाज में बोली और फिर फ़ौरन ही बातों का रुख बदल दिया था। कुछ देर बाद रासिब भी आ गए थे। उनसे बातें करता वो बिल्कुल गायब दिमाग था। आंखें बस दोबारा उसे सामने देखने की मुंतज़िर थीं। शिद्दत से वो फिर उसके दीदार का मुंतज़िर था। चाय का दौर चल रहा था जब उसके बेचैन दिल की ख्वाहिश पूरी हुई। ड्राइंग रूम में वो झिझकती हुई दाखिल हुई थी। शर्मीली सी मुस्कान लबों पर सजाए उसने हाजिक को सलाम किया और निदा बेगम के पहलू में जा छुपी थी। हाजिक के तो दिल पर एक बार फिर क़यामत गुजर गई थी। कुछ देर पहले उसके जलवे हवास गुम कर गए थे, मगर अब हल्के आसमानी रंग के लिबास में सर पर सलीके से दुपट्टा जमाए जो कि नज़रों से सामने आती वो जन्नत की हूर लग रही थी। उसकी आवाज़ समाअतों में रस घोल गई थी। हाजिक के लिए बहुत मुश्किल था उसके चेहरे से नज़र हटाना या उससे लाताल्लुक़ रहना। उसकी झिझक और हया को महसूस करने के बावजूद वो दिल के हाथों मजबूर था। सो रासिब और निदा बेगम से बातों के दौरान वो उसे भी मुखातिब करता रहा था। उसकी स्टडीज़ के हवाले से छोटे छोटे से सवाल, जिसके जवाब वो बहुत मुख्तसर और झींपे अंदाज में देती। उसकी कैफियत और जज्बात से कतई अनजान और बेनियाज थी। जी तो डियर लिसनर्स, आज की जो है वो एपिसोड का इख्तिताम होता है यहीं पर। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट एपिसोड का ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा ज़्यादा रखूँ। नावल काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। उम्मीद है कहानी अच्छी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।